तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 16। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिवांश अंजलि को ज़बरदस्ती अपने साथ दिल्ली ले जाता है। इससे नाराज़ होकर अंजलि पूरे रास्ते उसे परेशान करती है। अब देखते हैं आगे। खुशी ने कुछ देर रुककर कहा, वो बुरा लड़का नहीं है भाई, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच झगड़ा हो गया था, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं झगड़ना चाहता। भाई आप भी अब उससे मत लड़िएगा प्लीज़। बोलते हुए खुशी ने राजीव के हाथ को कसकर थाम लिया। राजीव बोला, खुशी मुझे वो लड़का सही नहीं लगता, तुम मुझसे दूर रहो, वो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। खुशी ने राजीव के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, भाई प्लीज़ आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। खुशी ने कहा तो राजीव हैरानी से उसे देखने लगा। राजीव हैरियत से सिर हिलाते हुए बोला, खुशी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम उस लड़के के लिए मुझसे बहस कर रही हो, क्यों? आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? खुशी को प्रवीण का उसे किस करना याद आ गया। खुशी ने उस बात से ध्यान हटाया और बोली, भाई वो मेरा दोस्त है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उससे लड़ाई मत करो। राजीव ने खुशी को देखा और बोला, चलो थोड़ा खाना खा लो, भूख नहीं है भाई, गुड नाइट। बोलकर खुशी वहाँ से चली गई। राजीव ने थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर खुशी के कमरे की ओर चला गया। राजीव ने अंदर जाकर देखा तो खुशी कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी। राजीव उसके सिर के पास आकर खड़ा होकर उसे देखने लगा। खुशी की आंखें बंद थीं। इतनी जल्दी सो भी गई? बोलते हुए राजीव ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे को चूमकर वहाँ से बाहर निकल गया। उसके जाते ही खुशी ने आंखें खोली और अपने फ़ोन में प्रवीण के आए मैसेजेस को देखने लगी। प्रवीण ने कई सारे मैसेजेस किए थे। खुशी उनका जवाब देने लगी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसे बार बार प्रवीण का किस करना याद आ रहा था। कुछ देर तक प्रवीण से बात करने के बाद खुशी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आज उसकी आंखों से नींद गायब थी। राजीव कुछ देर टेरेस पर घूमता रहा और फिर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर वो सामने लगी एक बड़ी सी तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया और आंखों में नमी लाते हुए कहा, माँ। बोलकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजीव ने आंखें पोंछी और बोला, आप कहाँ चली गई माँ? आप क्यों चली गई? आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बोलकर राजीव तस्वीर को देखने लगा, मानो इंतज़ार कर रहा हो कि अभी तस्वीर जवाब देगी। राजीव कुछ देर ठहर कर बोला, आप तो जानती हैं ना कि मैंने खुशी का हमेशा ख्याल रखा है, हमेशा ध्यान रखा है कि वो खुश रहे, पर मुझे नहीं पता कि अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। मैं देख सकता हूं कि खुशी प्रवीण को पसंद करने लगी है, वो हर बात पर उसका साथ देने लगी है, पर वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता। तो क्या मुझे खुशी को उसके साथ दोस्ती करने देनी चाहिए या फिर उस लड़के से दूर रहने के लिए कहना चाहिए? सवाल पूछकर राजीव ने सिर झुका लिया। फिर बोला, मैं जानता हूँ कि यहाँ मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि आप हर वक्त हम दोनों को देख रही होंगी। आपके बिना हमारी ज़िंदगी कैसी है ये भी आप देख ही सकती होंगी। आपके जाने के बाद मैंने खुशी को अपनी तरफ से बहुत अच्छे से संभाला है और आगे भी संभालूंगा, लेकिन अगर आप कहीं से देख रहे हो तो आगे क्या करना है वो भी बताना माँ। बोलकर राजीव ने तस्वीर में उनके पैरों पर हाथ फेरा और उन्हें चूमकर बेड पर आकर लेट गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। रात के 2 बजे शिवांश गाड़ी चलाए जा रहा था। उसने अंजलि की ओर देखा तो वो सो चुकी थी। शिवांश ने उसका सिर अपने कंधे पर टिकाया हुआ था। एक होटल के बाहर शिवांश ने कार रोकी और अंजलि को नींद से जगाते हुए गाड़ी से बाहर निकल गया। दोनों गाड़ी से बाहर निकले तो एक गार्ड आकर गाड़ी पार्क करने ले गया। शिवांश अंजलि को लेकर अंदर जाने लगा। शिवांश तेज़ी से आगे आगे चल रहा था और अंजलि धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। शिवांश ने देखा कि वो बहुत पीछे छूट गई है तो शिवांश उसके लिए रुक गया। फिर अंजलि जब उसके बराबर में पहुंची तो शिवांश उसके साथ चलने लगा। अंजलि ने उसे देखा तो अंजलि को स्पेशल सा फील होने लगा। दोनों अंदर गए तो पता चला कि एक ही कमरा खाली था। अंजलि अभी भी लगभग नींद में ही थी। वो घूरते हुए रिसेप्शनिस्ट को देखने लगी। शिवांश ने उसकी ओर देखा और बोला, ठीक है चाबी दे दो। बोलकर शिवांश ने चाबी ली और अंजलि को साथ लेकर कमरे की ओर चला गया। दोनों कमरे में पहुंचे
तो अंजलि जाते ही बेड के किनारे पर लेट गई। शिवाक्ष वॉशरूम चला गया, फिर बाहर आया तो देखा कि अंजलि अपना एक हाथ बेड से नीचे लटकाए हुए सो रही थी। शिवाक्ष उसके पास आया और उसे किनारे से हटाकर बेड के ऊपर को कर दिया, फिर कंबल उड़ा दिया और बेड के दूसरी साइड जाकर लेट गया। फिर पलटकर अंजलि की ओर देखने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। सुबह का वक्त 4 बजे। शिवाक्ष बेड के किनारे पर लेटा था। अंजलि भी खिसक खिसक कर उसकी ही ओर आ गई थी। अंजलि ने एक करवट ली तो शिवाक्ष के ऊपर आ गई। शिवाक्ष ने नींद में ही उसे पकड़ लिया और किनारे पर होने की वजह से वो अंजलि को पकड़े हुए ज़मीन पर जा गिरा। आह की आवाज़ के साथ शिवाक्ष कराह उठा और बोला, अरे आधी रात को कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? तभी अंजलि ने कसकर आंखें मूंदी और रोते हुए बोली, नहीं प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मत मारो, दर्द हो रहा है, मत मारो, छोड़ दो प्लीज़। बोलते हुए नींद में ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते हुए सिसकने लगी। शिवाक्ष उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, हे अंजलि, क्या हुआ? फिर से बुरा सपना देखा क्या? शिवाक्ष ने पूछा, पर अंजलि ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और सपने में ही रोते हुए बोलने लगी, मत मारो प्लीज़, मत मारो। बोलकर उसने शिवाक्ष को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए उसके सीने से सिमट गई। शिवाक्ष उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, काम डाउन, शांत हो जाओ, कोई नहीं मार रहा तुम्हें, मैं हूं ना, शांत हो जाओ। बोलकर शिवाक्ष उसके बाल सहलाने लगा। धीरे धीरे अंजलि ने सिसकना बंद कर दिया और शिवाक्ष के सीने में सिर छुपा लिया। शिवाक्ष ने अनजाने में ही उसके माथे पर किस कर दी। फिर कुछ पल सोचता रहा। 2 दिन पहले जब मैंने इसके फ़ोन पर बात की थी तो उस रात भी शायद ऐसा ही एक सपना आया था जिससे ये डर गई थी। सोचते हुए शिवाक्ष उसके बाल सहलाता रहा। फिर उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह खिड़की से आ रही रोशनी जब शिवाक्ष के चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखों को मलते हुए खोला। फिर अपनी बाहों में अंजलि को लेटा हुआ पाया। दोनों ही कंबल में लिपटे हुए थे। शिवाक्ष के चेहरे पर एक स्माइल सी आ गई। अंजलि बहुत आराम से सोई थी। रात को जितना डर उसके चेहरे पर था, अभी उतना ही सुकून उसके चेहरे पर था। अंजलि को अपने इतने करीब देखकर शिवाक्ष को एक बेहद खास एहसास होने लगा था। शिवाक्ष ने उसके चेहरे से बालों को साइड किया और कुछ पल उसे निहारने के बाद बोला, आखिर ऐसा क्या है अंजलि जो तुम्हें इतना डरा देता है? बोलकर शिवाक्ष ने खुद को कंबल से बाहर निकाला और उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर वॉशरूम की ओर चला गया। फिर तैयार होकर बाहर आया तो अंजलि अभी भी सो ही रही थी। शिवाक्ष सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। अंजलि की नींद खुली तो वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए करवट लेने लगी। एक बार फिर वो किनारे पर पहुंच गई थी। तभी अचानक से शिवाक्ष को धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सामने देखा तो अंजलि अब बेड पर नहीं थी। शिवाक्ष ने अपना सिर पीट लिया और उसे देखने लगा। अंजलि ने कमर पर हाथ रखा और दर्द से कराहते हुए बोली, हे भोलेनाथ, इस आदत से कब पीछा छूटेगा और इस बेड को भी अभी खत्म होना था। शिवाक्ष ने सुना तो आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा। फिर अकड़ते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो दुनिया के सारे बेड छोटे ही हैं। सारी रात पूरे बेड पर कुश्ती खेलने में तुम्हें चैन नहीं आया जो फिर से शुरू हो गई। अंजलि अपनी आंखें छोटी करके शिवाक्ष को घूरने लगी और फिर आंखों में एक्साइटमेंट भर के बोली, मैंने आपको रात को बेड से नीचे किक कर दिया था क्या? शिवाक्ष अपनी सीट से उठा और उसकी ओर आते हुए बोला, बता नहीं सकती थी कि नींद में फुटबॉल भी खेलती हो? मैं कैसे बताती, मैं तो सो गई थी ना, अंजलि ने मासूमियत से कहा। शिवाक्ष ने उसके पास पहुंचकर उसे घूरा और बोला मुंह से जाता है, तुम्हें भी बस कुछ शब्द बोलने थे कि तुम लात मारती हो और मुझे जाकर सोफे पर सोना चाहिए। अंजलि ने सुना तो आंखें बड़ी करते हुए पूछा, 1 मिनट, आप मेरे साथ इसी बेड पर सोए थे? तो और कहाँ सोता? बोलते हुए शिवाक्ष ने उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अंजलि ने सुना तो अपने आप को देखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको सोफे पर सोना चाहिए था। शिवाक्ष उसे भौएं उठाकर देखने लगा और बोला, और मैं क्यों सोफे पर सोता? इतना बड़ा बेड है, मुझे लगा दोनों आराम से सो जाएंगे, पर तुम तो एक किनारे से खिसकते हुए दूसरे किनारे पर पहुंची और एक किक में क्लीन बोल्ड। कहाँ से लाई हो इतना टैलेंट? अंजलि ने नज़रें घुमाई और हकलाते हुए बोली, इसमें आपकी गलती है, आपको मेरे पास नहीं सोना चाहिए था। थोड़ा तो सोचिए, आप मेरे साथ एक बेड पर कैसे सो सकते हैं? शिवाक्ष ने बालों में हाथ फेरा और बोला, तुम एक बेड की बात कर रही हो, पर तुम तो रात भर
मेरे सीने से लिपट कर सो रही थी। उसका क्या? बोलते हुए शिवाक्ष गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। अंजलि ने सुना तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वो जल्दी से अपने कपड़े देखने लगी। शिवाक्ष आगे बोला, तुम्हें क्या लगा मैं अकेला गिरा था? पर नहीं, तुम्हें साथ लेकर गिरा था। अंजलि ने भौएं तानी और बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे नींद में होने का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? दिखने में तो संस्कारी लगते थे, लेकिन आप ऐसे काम करते हैं। शिवाक्ष ने उसके इल्ज़ामों को सुना तो उसे बाजुओं से पकड़कर उठाते हुए अपने नज़दीक लाते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं संस्कारी हूँ? अंजलि ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, दिखने में संस्कारी लगते थे। शिवाक्ष ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, दिखने से क्या होता है जाना, मैं हूँ बदतमीज़ और बदतमीज़ी भी करता हूँ। अंजलि उसके हाथ को देखने लगी जो शिवाक्ष के गाल को सहलाने लगा था। अंजलि ने उसके हाथ को हटाना चाहा तो शिवाक्ष ने उसे अपने और करीब कर लिया और उसकी नाक से अपनी नाक जोड़ दी। अंजलि ने आंखें बंद कर लीं। शिवाक्ष ने उसके चेहरे से अपना चेहरा अलग किया और उसके फिक्र से भरे चेहरे को देखने लगा। अंजलि ने महसूस किया कि वो दूर हट गया है तो उसे जल्दी से दूर धकेलकर वॉशरूम की ओर भाग गई। शिवाक्ष जेब में हाथ डाले उसे देखता रहा, फिर वापस से आकर सोफे पर बैठ गया। सोफे पर भी उसे अंजलि का ख्याल आता रहा। फोकस्ड शिव बोलकर उसने वॉशरूम के दरवाजे को देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, पर ये लड़की ध्यान भटका ही देती है। बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंजलि ने वॉशरूम के दरवाजे से झांककर बाहर देखा तो शिवाक्ष अपना काम कर रहा था। अंजलि दबे पांव वॉशरूम से बाहर निकली और जल्दी से अपने कपड़े लेकर नहाने जाने लगी। शिवाक्ष ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, वापस से वॉशरूम में जा रही हो, बाथरूम अलग है। अंजलि ने सुना तो झेंप गई और शिवाक्ष की ओर देखते हुए बोली, हाँ हाँ पता है मुझे, मैं वहीं जा रही थी। बोलकर अंजलि बाथरूम के अंदर चली गई और खुद से बोली, मेरी तरफ तो देख भी नहीं रहे थे, फिर भी मेरा पूरा ध्यान था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं। बाहर से शिवाक्ष की आवाज़ आई, जल्दी तैयार हो जाओ, निकलना भी है। अंजलि ने सुना तो मुंह बना लिया। कुछ देर बाद नहाकर बाहर निकली तो शिवाक्ष कमरे में नहीं था। अंजलि शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखाने लगी। शिवाक्ष बाहर से वापस कमरे में आया तो अंदर देखकर दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। अंजलि ने लाइट पिंक कलर का सूट पहना था और बालों को पीछे की ओर खुला रखकर उसमें गुलाबी रंग का बटरफ्लाई क्लिप लगाया था। शिवाक्ष उसकी ओर बढ़ गया। अंजलि के बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। शिवाक्ष एकटक उसे देखता रहा, फिर उसके पास पहुंचा तो अंजलि ने ज़ोर से बालों को पीछे की ओर झटक दिया। जैसे ही शिवाक्ष उसके पीछे आकर खड़ा हुआ तो बाल उसके मुंह पर जाकर लगे। शिवाक्ष ने आंखें बंद कर ली। कुछ बाल उसके चेहरे पर पानी की बूंदें डाल गए तो कुछ उसकी स्काई ब्लू शर्ट पर पानी से लकीरें बना गए। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो शिवाक्ष आंखें बंद किए हुए खड़ा था। अंजलि ने चौंकते हुए पूछा, आप? उसके इस तरह पूछने से शिवाक्ष ने आंखें खोल दी। अंजलि हैरानी से उसे देखे जा रही थी। शिवाक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा। अंजलि भी अपने कदम पीछे लेने लगी। पीछे ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचकर अंजलि ने और पीछे जाना बंद कर दिया। शिवाक्ष उसके ऊपर झुकने लगा। अंजलि ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, शिवाक्ष, ये आप क्या कर रहे हैं? शिवाक्ष ने बिना किसी भाव के कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? किया तो तुमने है। मेरे चेहरे पर अपने बालों के हंटर मारे हैं, तो आप मेरे पीछे आकर क्यों खड़े थे? मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पीछे होंगे। अंजलि ने सहज भाव से कहा, हाँ हाँ, तुम्हें कहाँ से पता होगा? मेरे ख्यालों से फुर्सत मिले तब तो मुझे देखोगी ना। शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि उससे चिढ़ सी गई। शिवाक्ष उसके ऊपर और बैंड हो गया तो अंजलि पूरी तरह से पीछे झुक गई। शिवाक्ष को और नज़दीक पाकर उसने आंखें बंद कर ली। शिवाक्ष ने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से गाड़ी की चाबी उठाई और उससे दूर होते हुए बोला, मेरा काम हो गया, आंखें खोल सकती हो। वैसे आंखें बंद करने जैसा कोई काम नहीं कर रहा था, शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि ने झट से आंखें खोल दी। शिवाक्ष ने उसे चाबी दिखा दी। अंजलि थोड़ा सा झेंप गई। उसने नज़रें चुरा ली। शिवाक्ष ने अपना कोट पहना और बोला, लेट्स गो। बोलकर वो बाहर की ओर जाने लगा। अंजलि अपने आप को शीशे में देखते हुए बोली, क्या करती है अंजलि, आंखें क्यों बंद कर ली? पहले ही तुझे इतना कुछ बोलते रहते हैं, तेरी ऐसी हरकतों की वजह से तो ना जाने और कितना कुछ बोलने लगेंगे।
शिवांश ने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे देखा तो बोला, सुनो। अंजलि उसकी ओर देखने लगी। शिवांश ने वहीं पर रखी एक डायरी पर कुछ लिखा और चिट फोल्ड करके अंजलि को पकड़ाकर वहां से निकल गया। अंजलि ने चिट को देखा और फिर शिवांश को देखने लगी। ये ऐसे लिखकर क्यों देकर गए? बोलकर अंजलि ने चिट खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ पढ़ने लगी, शीशा कम देखो, 1 नंबर की बंदरिया लग रही हो। पढ़ते हुए अंजलि ने गुस्से से मुंह फुला लिया और चिढ़ते हुए बोली, आपसे पूछा किसने है कि मैं कैसी लग रही हूँ? बोलते हुए वो भी कमरे से बाहर निकल गई। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से निकल गए। इधर खुशी कॉलेज आई तो उसे ग्राउंड में ही आकाश बैठा हुआ दिखाई दे गया। खुशी उसके पास गई और बोली, हेलो मिस्टर स्काई, कैसे हो तुम? आकाश ने एक झलक उसकी ओर देखा और फिर ज़मीन में नज़रें गड़ाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ खुशी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ आकाश। बोलकर खुशी उसके बगल में बैठ गई। आकाश उससे थोड़ा सा दूर खिसक गया। खुशी को उसका इस तरह से बिहेव करना अच्छा नहीं लगा और उसे समझ में भी नहीं आया कि आखिर आकाश इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद खुशी ने पूछा, आकाश, अंजलि नहीं आई है क्या? आकाश ने ज़मीन को देखते हुए ही जवाब दिया, नहीं, उसने मैसेज किया था कि वो आज नहीं आ पाएगी। बोलकर आकाश फिर से चुप हो गया। खुशी ने उसे इतना ज़्यादा फॉर्मल होकर जवाब देते हुए देखा तो बोली, कुछ हुआ है क्या आकाश? तुम मुझे बता सकते हो? आकाश ने ना में सिर हिलाया और बोला, कुछ नहीं हुआ है खुशी, बेकार में, मेरे बारे में मत सोचो। खुशी को उसका जवाब बहुत बेरुखी से भरा हुआ लगा। तभी उसे सामने से प्रवीण आता हुआ दिखाई दिया। खुशी उसे देखते हुए खो सी गई। उसे पिछले कल का इंसिडेंट याद आने लगा। आकाश ने खुशी को देखा और पूछा, वैसे तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लग गई हो खुशी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हम लोगों के साथ भी वक्त बिताना चाहिए? बोलकर आकाश जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया। आकाश ने उसकी ओर देखा और बोला, क्या अब तुम जवाब देना भी सही नहीं समझती? बोलते हुए आकाश एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसकी बात को सुना ही ना हो। आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाते हुए बोला, खुशी, कहाँ खोई हो तुम? आकाश के हिलाने से खुशी होश में आई और हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ आकाश, सॉरी, वो मैंने सुना नहीं, तुमने क्या कहा? बोलते हुए खुशी ने उसकी ओर देखा। आकाश बोला, मतलब तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया क्या? बोलकर आकाश खुशी के कानों को चेक करने लगा और आगे बोला, कान में भी कुछ नहीं लगाया हुआ है, तो सुनने में प्रॉब्लम आने लगी है क्या? खुशी ने ना में सिर हिला दिया। आकाश ने देखा कि खुशी थोड़ी उदास लग रही थी तो उसे हंसाने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ, लगता है कान का मैल साफ नहीं करती होगी, तभी ऐसा हाल है। खुशी ने सुना तो आकाश की बाजू पर मारते हुए बोली, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कान का मैल साफ नहीं करती? आकाश ने ना में सिर हिला दिया। खुशी ने नाक चढ़ा ली और फिर एक्साइटमेंट के साथ आकाश की तरफ देखते हुए बोली, आकाश, अगर कोई किसी से प्यार करने लगे तो उसे कैसा फील होता है? मतलब जैसा फिल्मों में दिखाते हैं वैसा फील होता है क्या, या फिर उससे बिल्कुल उल्टा फील होता है? फिल्मों जैसा फील होता है या नहीं, ये तो नहीं पता खुशी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब सच में किसी से प्यार होता है तो उसके लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और अगर अपने प्यार को किसी और की तरफ जाता देखता है तो दर्द बहुत होता है। खुशी अपनी जगह से उठी और पास से एक छोटा सा फूल तोड़कर घुटनों के बल आकाश के पास बैठते हुए बोली, जब से तुम्हें देखा है तब से तुम में खो गई हूँ। अब तो लगने लगा है कि बस तुम्हारी ही हो गई हूँ। तुम्हारी झील से भी गहरी आंखों में डूब जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। आई लव यू सो मच। बोलते हुए खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। आकाश उसे इस तरह से देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल जम सा गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी खुशी ये सब क्या बोल गई। खुशी ने भौहें ऊपर करते हुए पूछा, कैसा लगा मेरा प्रपोज़ल? उसकी आवाज़ सुनकर आकाश जैसे होश में आया और फूल लेकर खुशी की आंखों में देखते हुए बोला, खुशी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो ना? आकाश ने कहा तो खुशी ना में सिर हिलाते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही मिस्टर स्काई,
ये शायरी मैंने किसी के लिए लिखी है और आज मैं ये शायरी उसको सुना दूंगी। बोलते हुए खुशी ने प्रवीण की ओर देखा, जो ग्राउंड में खड़ा होकर अपने दोस्तों से बात कर रहा था। खुशी मन में बोली, पिछली रात मैंने हमारे बारे में बहुत सोचा प्रवीण, और सुबह होते होते सिर्फ एक रिज़ल्ट मेरे सामने आया, और वो ये था कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। सोचते हुए खुशी प्रवीण की ओर बढ़ गई। आकाश वहीं बैठा उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर अपने हाथ में पकड़े फूल को देखने लगा। तभी मालविका प्रवीण के पास गई और बोली, बेटे आज से तेरे बुरी ग्रह शुरू होते हैं। तूने पिछले कल जो किया उसकी सज़ा तो तुझे मिलकर रहेगी। अब बस तू इंतज़ार करके आने वाले समय में तेरे साथ क्या क्या होता है। इस वक्त श्वेता भी वहाँ पर आ गई और प्रवीण को घूरते हुए बोली, आने वाले समय का इंतज़ार क्यों करना मालविका, इसका पूरा समय इसी समय से शुरू होता है। हमारे दुश्मन का साथ देने वाला हमारा भी दुश्मन ही हुआ, और दुश्मनों के साथ हम अच्छी दुश्मनी निभाते हैं। बोलते हुए श्वेता ने अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाली और प्रवीण की आंखों पर डालने लगी, लेकिन इतने में राजीव ने आकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, नहीं श्वेता, अब और नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना। ना हम लोग इससे दुश्मनी निभाएंगे और ना ही दोस्ती। कुल मिलाकर ये इंसान हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलो यहाँ से। मालविका ने सुना तो हैरानी से बोली, राजीव तुझे हो क्या गया है? कल तक तो तू इसको सबक सिखाने की बात कर रहा था, और अब तू कह रहा है कि हम इससे कोई मतलब नहीं रखना। पर क्यों? मालविका ने पूछा तो राजीव ने थोड़ी दूर खड़ी खुशी को देखते हुए कहा, क्योंकि मैं अब कोई बदला नहीं लेना चाहता। जो हुआ सो हुआ। बोलकर राजीव वहाँ से चला गया। श्वेता और मालविका भी प्रवीण को घूर कर देखते हुए उसके पीछे पीछे निकल गई। खुशी प्रवीण के पास आई और बोली, प्रवीण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रवीण ने उसे देखा और सिर हिला दिया। दोनों वहाँ से चले गए। एक खाली कमरे में जाकर दोनों बैठ गए। खुशी ने अपनी बनाई शायरी सुनाकर प्रवीण को प्रपोज कर दिया और एक फूल उसकी ओर बढ़ा दिया। प्रवीण मुस्कुराया और फूल लेकर उसके हाथ को चूम लिया। खुशी के चेहरे पर हल्का ब्रश आ गया। उसने प्रवीण को हक कर लिया और बोली, मैंने कल भाई से कहा था कि अब वो तुमसे ना लड़ें, और तुमने देखा ना अभी कैसे भाई ने अपने सभी दोस्तों को तुमसे ना उलझने के लिए कहा। तो अब से तुम्हारी और भाई की कोई लड़ाई नहीं होगी प्रवीण। प्रवीण ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और पीठ थपथपा दी। खुशी मुस्कुरा दी। कमरे के बाहर खड़ी श्वेता ने दोनों को देख लिया, फिर कुछ सोचकर तिरछा मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गई। दिल्ली। एक बड़े से फार्म हाउस के सामने शिवाक्ष ने कार रोकी। अंजलि गाड़ी से उतरकर फार्म हाउस को देखने लगी। एक बहुत बड़ी ज़मीन पर फैला हुआ फार्म हाउस था। शिवाक्ष ने उसे अंदर चलने का कहा और खुद कुछ काम करने का कहकर चला गया। अंजलि अंदर आ गई। उसे फार्म हाउस बहुत सुंदर लगा। एक सर्वेंट आकर उसे फार्म हाउस के अंदर ले गई और एक कमरे में छोड़ दिया। अंजलि ने वक्त देखा तो दिन के 1 बज रहे थे। उसे भूख का एहसास हुआ ही था कि इतने में सर्वेंट उसके कमरे में खाना रखकर चली गई। अंजलि ने खाने को देखा और बैठकर खाने लगी। खाना खाकर वो बैल्कनी में आई तो सामने का सुंदर नज़ारा देखकर खो सी गई। सामने एक बड़ा सा गार्डन एरिया था जिसमें तरह तरह के फूल थे। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। अंजलि गुनगुनाने लगी, बहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं कोई, रोक ले यहीं। भागे रे मन कहीं आगे, रे मन चला जाने किधर, जानू ना। शिवाक्ष ने किसी के गाने की आवाज़ सुनी तो गार्डन में आकर खड़ा हो गया। फिर बैल्कनी में खड़ी अंजलि को देखने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर शिवाक्ष खुद से बोला, ये तो वही आवाज़ है जो उस दिन कॉलेज में सुनी थी। मतलब वो गाना गाने वाली अंजलि ही थी। बोलते हुए शिवाक्ष अंजलि की ओर देखने लगा, फिर फार्म हाउस के अंदर की ओर चल दिया। अंजलि का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो पूनम जी का कॉल था। अंजलि फ़ोन पर बात करने लगी। शिवाक्ष आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया और अंजलि को देखने लगा। अंजलि को किसी और की मौजूदगी का एहसास होता हुआ तो उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। शिवाक्ष एकटक उसे ही देखे जा रहा था। अंजलि को समझ नहीं आया कि आखिर वो उसे क्यों घूर रहा है। अंजलि खुद से बोली, ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं फिर से भूत सवार तो नहीं हो गया मुझे परेशान करने का? बोलते हुए उसने शिवाक्ष से पूछा, क्या हुआ?
आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? शिवांश ने उसके सवाल के बदले एक और सवाल करते हुए पूछा। क्या कुछ दिन पहले कॉलेज में तुमने ही गाना गाया था जब सब लोग इकट्ठे हो गए थे? अंजलि ने याद किया और फिर हाँ में सिर हिला दिया। शिवांश ने कमरे में इधर उधर देखा तो उसे एक कागज़ का टुकड़ा दिखाई दिया। शिवांश ने जेब से पेन निकालकर उस पर कुछ लिखा और फिर अंजलि की ओर कागज़ को फेंकने लगा। अंजलि ने आंखें बंद कर लीं। अंजलि आंखें मूंदे खड़ी रही। शिवांश उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा। उसे अपनी ओर आता देखकर अंजलि अपने कदम पीछे की ओर लेने लगी। पीछे जाते हुए अंजलि बैल्कनी में वापस निकल गई और पीछे लगी ग्रिलिंग के पास पहुंचकर रुक गई। शिवांश ने उसके दोनों ओर हाथ टिकाए और एकटक उसे देखने लगा। अंजलि ने कुछ पल उसे देखा और फिर पूछा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? शिवांश ने गर्दन टेढ़ी करके उसे देखते हुए कहा, मेरी आंखें, मेरी मर्जी। बोलकर शिवांश उसके ऊपर झुकने लगा। अंजलि ने पीछे की ओर झुकते हुए पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? करना तो बहुत कुछ है। बोलते हुए शिवांश उसके ऊपर झुकता रहा। जब अंजलि पीछे की ओर काफ़ी ज़्यादा झुक गई तो शिवांश ने उसे अपनी ओर झटके के साथ खींचते हुए कहा, अगर और ज़्यादा झुकी तो नीचे पूल में डुबकी लगाती हुई नजर आओगी शुतुरमुर्ग। आपकी ये हरकतें देखने से तो अच्छा है कि मैं पूल में गिर जाऊं। कहते हुए अंजलि उसे दूर धकेलने लगी। शिवांश ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और ग्रिलिंग के पास से उठाकर बालकनी की दीवार से उसकी पीठ को लगा दिया। शिवांश के इतने करीब होने से अंजलि की धड़कनें बहुत तेज चलने लगी। उसने शिवांश की आंखों में देखते हुए पूछा, शिवांश, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? कैसी हरकतें? शिवांश ने बेबाकी से पूछा और अंजलि के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करने लगा। अंजलि ने उसके हाथों को देखते हुए कहा, यही जो आप कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि आप यहाँ पर आपने काम के लिए आए हैं और कोई मीटिंग अटेंड करनी है, तो फिर आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ। मीटिंग के लिए तो मैं आया था ना, लेकिन तुम्हें तुम्हें तो मैं अपने लिए ही लाया था, तो मैं कुछ अलग तो नहीं कर रहा। बोलकर शिवांश ने उसके हाथ को थामा और उसकी उंगलियों को चूमने लगा। एक पल को अंजलि सिहर सी गई और बोली, शिवांश देखिए, ऐसी बहकी बहकी बातें मत कीजिए ना। शिवांश ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, ऐसी बातें ना करूं तो कैसी बातें करूं? बोलकर शिवांश ने उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। फिर उसके चेहरे को अंजलि के चेहरे के करीब ले जाने लगा तो अंजलि ने उसके होंठों पर अपने हाथ रख दिए और थोड़ा घबराते हुए बोली, शिवांश, आपको क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। आपने पूरे रास्ते ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर अब आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? शिवांश ने अंजलि के हाथों को अपने होठों से हटाया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए बोला, किसने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ? मैं तो ऐसा ही हूँ, और अगर पहले कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आगे भी कुछ नहीं करूँगा। अंजलि की आंखें थोड़ी नम हो गई। उसने शिवांश की खामोश आंखों में देखा तो एक अलग ही एहसास उन्हें होने लगा। उसने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, लेकिन आपने कहा था कि मैं आपके साथ बिल्कुल सेफ हूँ। शिवांश तपाक से बोला, हाँ, कहा था कि तुम मेरे साथ सिर्फ हो तो तुम सेफ हो, लेकिन मेरी बाहों में, और यहाँ मजाल है कि कोई और तुम्हें हाथ लगा कर दिखा दे। मुझे आपकी बाहों में ऐसे सेफ नहीं रहना है, छोड़िए मुझे। बोलते हुए अंजलि उसे खुद से दूर धकेलने लगी। अंजलि ने बहुत कोशिश की, लेकिन शिवांश ने से खुद को नहीं छुड़ा पाई। शिवांश मुस्कुराया और उसके गाल पर किस कर दी। अंजलि ने शिवांश को आंखें भरते हुए देखा और बोली, मतलब आज तक मैं आपके बारे में जो कुछ भी सोचती थी वो सब गलत सोचती थी। मुझे लगने लगा था कि आप भले ही मुझे परेशान करते हैं, लेकिन आप बुरे नहीं हैं, और ना ही आपकी नीयत ख़राब है, लेकिन आपकी ये हरकतें आप सब बातों को झूठा साबित कर रही हैं। क्या आप ये सब करने के लिए मुझे अपने साथ लाए थे? और अगर आपको यही सब करना था तो आज से पहले क्यों इतने जेंटलमैन बने रहते थे? शिवांश ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें यहाँ तक लाना भी तो था ना। अगर पहले बता देता तो तुम यहाँ पर बिना शोर किए या बिना मुझसे दूर भागने की कोशिश किए तो नहीं आती, और हो सकता है कि तुम किसी और से मेरी शिकायत कर देती। तो मुझे ये सब मुसीबतें अपने सिर पर नहीं चाहिए थी, वरना तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इतनी बचकानी हरकतों को अब तक क्यों झेल रहा था? मेरा मकसद
इन सब से कहीं ज़्यादा बड़ा था, बोलकर शिवाक्ष ने आंख मार दी। अंजलि का दिल धक से रह गया। शिवाक्ष उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? अंजलि की आंखों में अब गुस्सा और नफरत दोनों उतर आए। वो शिवाक्ष के हाथ को अपने गाल से दूर हटाते हुए बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर राक्षस राजवंश। पहले दिन से ही आपने हमेशा मुझे परेशान किया, पर मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह के इंसान हैं। मैं ही पागल थी जो समझने लग गई कि आप दिल से एक अच्छे इंसान हैं, और यही सोचकर मैंने आपकी हर हरकत के लिए आपको माफ़ किया और आपकी मदद भी की। लेकिन मैं भूल गई कि लड़कों की नीयत का कोई भरोसा नहीं होता। जो इंसान मुझे ब्लैकमेल करके इतनी दूर अपने साथ ला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है और गलत नीयत भी रख सकता है। शिवांश उसे फिर से अपने करीब खींचते हुए बोला, डोंट पुश मी। और तुम्हारी मदद करने का एहसान मैंने भी चुका दिया है, कई बार तुम्हारी मदद करने के, वरना कब का रेस्टिगेट हो चुकी होती प्रिंसिपल को डराने की वजह से। अब हमारे बीच में कोई एहसान नहीं बचा किसी के ऊपर। इट्स ऑल सॉर्टेड। अब तो सब कुछ सही हो गया है, किसी का किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं बचा। तो अब तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना? अंजलि ने पूछा तो शिवाक्ष ने ना में सिर हिला दिया। अंजलि ने गुस्से से भरी सांस ली और बोली, तो आज तक ये नाटक क्यों किया मिस्टर शिवाक्ष? क्यों दिखाते रहे कि आप एक अच्छे इंसान हैं? क्यों मुझे यकीन दिलाया कि आप पर भरोसा किया जा सकता है? और वो सब इमोशनल होना, मेरे गले लगा कर रोना और ये दिखाना कि आप कितने दुखी हैं, और सब भी एक नाटक था ना? वो म्यूज़िक रूम में बंद हो जाने पर रात को मुझे अपना कोट उड़ाना, पैनिक अटैक आने पर मुझे सीने से लगाकर कंसोल करना, और रात में कॉल करके गाना गाकर मुझे सुलाना, ये सब भी बस दिखावा था ना? बोलकर अंजलि ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा। मेरा जो मन किया मैंने वो किया। तुमने मेरे बारे में गलत सोचा तो इसमें मेरी क्या गलती? बोलते हुए शिवांश उसकी आंखों में देखने लगा। आपने मुझे आपके बारे में सोचने की वजह दी थी मिस्टर शिवांश। आपके थोड़े बहुत अच्छे बिहेव ने मुझे यकीन दिला दिया था कि आप भले ही मुझे परेशान करते हैं, लेकिन आपकी नीयत खराब नहीं हो सकती। लेकिन आज आपने उस बात को झूठा साबित कर दिया। बोलकर अंजलि सिसकने लगी। शिवांश ने उसके चेहरे को ऊपर किया और उसके होठों पर किस करने की कोशिश करने लगा। अंजलि ने निराशा से कसकर आंखें बंद कर ली। शिवांश ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई और उसके कान के पास आकर पूछा, किस हो गई क्या? शिवांश के पूछते ही अंजलि ने झट से आंखें खोल दी। शिवांश उसके सामने जेब में हाथ डाले खड़ा था। अंजलि ने आसपास देखा तो वो अभी भी कमरे के अंदर ही खड़ी थी। एक झलक शिवांश को देखकर वो बैल्कनी को देखने लगी, फिर खुद से बुदबुदाते हुए बोली, मतलब ये ख्वाब था? बोलकर अंजलि ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। फिर शिवांश को देखा जो उसके चेहरे को गौर से देखे जा रहा था और काफ़ी समय से वहीं खड़ा था। शिवांश ने कहा, मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुमने जवाब नहीं दिया। आपको कैसे पता किस हो रही थी? बोलकर अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। मतलब सच में किस हो रही थी? शिवांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए पूछा। अंजलि ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और बोली, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बोलकर अंजलि दूसरी तरफ घूम गई। शिवांश ने उसे अपनी ओर घुमाया और बोला, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था तो आप नज़रें क्यों चुरा रही हैं मिस आर्या? अंजलि झेंप सी गई। उसने एक झलक शिवांश को देखा और फिर नज़रें घुमा ली। फिर अभी के ख्वाब के बारे में सोचते हुए पूछा, क्या आपने आज तक मेरे लिए जो भी किया है वो सब एक दिखावा था? शिवांश ने उसका सवाल सुनकर गहरी सांस ली और बोला, मैंने आज तक तुम्हारे लिए या किसी के लिए कुछ भी किया हो उसमें कोई दिखावा नहीं था। दिखावा करना मेरी फितरत नहीं है। एक और बात पूछूं? अंजलि ने मासूमियत से कहा। शिवांश बोला, पूछो। आप मुझे अपने साथ यहाँ क्यों लाए? बोलकर अंजलि उसकी आंखों में अपना जवाब ढूंढने लगी। मुझे भी नहीं पता। बोलकर शिवांश ने उसके हाथ में पेपर थमा दिया और बोला, और मेरे ख्वाब ज़रा कम देखा करो। अंजलि ने सुना तो उसके गाल सुर्ख गुलाबी हो गए।
शिवांश वहाँ से बाहर चला गया। अंजलि खुद से ही बोली, पहले जब कुछ नहीं देखती थी तो कहते थे कि मेरे ख्वाब कम देखा करो, और जब सच में ख्वाब आया तो कह रहे हैं कि मेरे साथ कम देखा करो। वैसे ख्वाब भी कुछ अच्छा नहीं था, मुझे ऐसे ख्वाब देखने भी नहीं है। बोलते हुए उसने शिवांश का पकड़ाया पर्चा खोला और उसमें लिखा हुआ पढ़ने लगी। इतना सुर लगाकर भी मत गाया करो कि मेरे कान कुछ और सुन ही ना पाएं। पढ़कर अंजलि खुद से बोली, ये तारीफ थी क्या? नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ताना था, क्योंकि ये मेरी तारीफ क्यों ही करेंगे। कभी शुतुरमुर्ग कहते हैं तो कभी बंदरिया बोल देते हैं। अभी भी बेसुरी ही कहाँ होगा। दरवाजे के पास खड़े शिवांश ने सुना तो सिर हिला दिया और मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हुए बोला, फोकस शिव फोकस। बोलकर उसने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो 2 बज रहे थे। 1 घंटे बाद मीटिंग है, शायद अब मुझे निकल जाना चाहिए। बोलकर शिवांश अपने कमरे में आया और एक फ़ाइल उठाकर देखने लगा। अंजलि कमरे से निकलकर बाहर गार्डन में आकर टहलने लगी। शिवांश फाइल्स देख ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने स्क्रीन को देखा तो अक्षत का कॉल था। शिवांश ने कॉल उठा लिया। अक्षत बोला, शिव कहाँ है तू? शिवांश ने फ़ोन को कान और कंधे के बीच में टिकाया और फाइल के पन्ने पलटते हुए बोला, दिल्ली। क्या? तू दिल्ली कब गया? अक्षत ने चौंकते हुए पूछा। शिवांश ने नॉर्मल जवाब दिया, पिछले कल दोपहर में निकल गया था और काफ़ी चैलेंज का सामना करते हुए कुछ देर पहले ही यहाँ पहुँच पाया। अच्छा ठीक है, पर तूने तो कहा था कि मुझे साथ लेकर जाएगा, तो फिर बिना बताए क्यों चला गया? अक्षत के पूछने पर शिवांश बोला, अरे छोड़ ना अक्षु, मैं किसी और को साथ ले आया। किसको? अक्षत ने जल्दी से पूछ लिया। शिवांश बताने लगा कि इतने में उसे अंजलि के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। शुतुरमुर्ग? बोलते हुए शिवांश ने बैल्कनी की ओर देखा जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। शिवांश का फ़ोन वहीं नीचे गिर गया। वो जल्दी से बैल्कनी की ओर चला गया। अक्षत उसकी बात दोहराते हुए बोला, शुतुरमुर्ग मतलब तू अंजलि के साथ लेकर गया है? बोलते हुए वो सोच में पड़ गया और आके बोला, पर शिव तू उसे क्यों साथ ले गया, और वो तेरे साथ चली कैसे गई? जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ वो तेरे साथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं जा सकती, और फिर तुम दोनों साथ में कैसे चले गए? पूछने के बाद अक्षत जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। हेलो शिव। बोलते हुए अक्षत ने 2 से 3 बार उसका नाम बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अक्षत फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए बोला, ये चीखने की आवाज़ कैसी थी? अंजलि के जैसी लगी। क्या वाकई में दोनों साथ में गए होंगे? हो भी सकता है। आज अंजलि कॉलेज में भी नहीं दिखाई दी और शिवांश भी जा चुका है, मतलब दोनों की बात आगे बढ़ने लगी है। अक्षत बोल ही रहा था कि श्वेता भी इसके पीछे आकर खड़ी हो गई और अंजलि और शिवांश का जिक्र सुनकर वहीं खड़ी उसकी बातें सुनने लगी। अक्षत फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए बोला, पर ये क्या बात हुई? अपने दोस्त को खबर तक नहीं होने दी कि कब निकल गया, और कुछ वक्त पहले मिली लड़की को अपने इतने ज़रूरी काम में साथ लेकर चला गया। बदल तो तू बहुत गया है शिव, खुद इतना आगे निकल गया और जब मैं कुछ पूछता हूँ तो बस आंखें दिखा देता है। बोलकर अक्षत ने कॉल कट कर दिया। उसके पीछे खड़ी श्वेता ने उसकी बातें सुन ली थी। उसकी बातें सुनकर इतना तो वो समझ चुकी थी कि शिवांश अंजलि को अपने साथ लेकर दिल्ली चला गया। दोनों के साथ होने का ख्याल दिमाग में आते ही श्वेता का खून खौलने लगा। अंजलि ब्लडी बिच, जितना सोचा भी नहीं था ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा आगे निकल गई। यह मैं 2 साल में एक बार भी अकेले शिवांश के साथ टाइम नहीं बिता पाई, और वो उसके साथ अकेले दिल्ली तक चली गई। इसके साथ तो कुछ ऐसा करूँगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अब बस देखती जाओ मुसीबत, तुम्हारा क्या हाल होता है। बोलकर वो पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गई। इधर शिवांश बैल्कनी में आया तो देखा कि अंजलि नीचे गार्डन में भागे जा रही थी और एक डॉग उसके पीछे भाग रहा था। उसे देखते ही शिवांश जल्दी से नीचे भाग गया। शिवांश जल्दी से गार्डन में आया तो सभी सर्वेंट्स डॉग को पकड़ने की कोशिश में लगे थे। शिवांश जल्दी से अंजलि की ओर भागा। अंजलि स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। शिवांश उसके आगे जाकर खड़ा हुआ तो अंजलि भागते हुए आकर उससे टकरा गई। दोनों एक साथ स्विमिंग पूल में गिर गए। अंजलि ने शिवांश को कसकर पकड़ा और बोली, मुझे छोड़िएगा मत, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगी। बोलकर अंजलि हाथ पांव हिलाने लगी। शिवांश उसका हाथ पकड़े उसे पानी में हाथ पांव मारते हुए देखता रहा, फिर बोला,
हिलो मत, नहीं डूबोगी तुम, बोलकर शिवाक्ष चुप हो गया। लेकिन अंजलि ने छटपटाना बंद नहीं किया। फिर कुछ देर बाद जब उसे लगा कि वो डूब नहीं रही तो उसने हिलना बंद कर दिया और शिवाक्ष को देखने लगी, जो शांत खड़ा उसे देख रहा था। हो गया तुम्हारा डूबना? डूब गई या नहीं? अभी और डूबना है, शिवाक्ष ने ताना मारा। तो अंजलि ने चिढ़ते हुए कहा, आप बता नहीं सकते थे क्या कि पूल गहरा नहीं है? शिवाक्ष ने उस अपने बालों को इधर उधर झटका और बोला, तुम कुछ बोलने दो तब तो मैं कुछ बोलूँ ना। टर 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 बोलती ही जा रही हो तो मेरी आवाज़ कहाँ सुनाई देगी? अंजलि उसकी बात सुनी रही थी कि इतने में स्विमिंग पूल के किनारे पर खड़ा कुत्ता भौंकने लगा। आह! चीखते हुए अंजलि घबराकर शिवाक्ष की ओर चली गई। सर्वेंट ने आकर डॉग को पकड़ लिया और ले जाकर बांध दिया। शिवाक्ष ने अंजलि को अपने इतने करीब देखा तो कुछ पल उसके भीगे हुए चेहरे में ही खो गया। उसके कपड़े भीगने की वजह से उससे चिपकने लगे थे। घबराहट में अंजलि ने शिवाक्ष के सीने पर हाथ रख दिए थे। उसने अपने हाथों को जल्दी से हटाया। अंजलि को असहज महसूस होने लगा तो शिवाक्ष ने नोटिस कर लिया। फिर उसने उसके जूड़े के बालों को खोल दिया। अंजलि के बाल उसकी पीठ पर बिखर गए। शिवाक्ष ने उससे नज़रें फेर ली। अंजलि चुपचाप उसके हाव भाव देखती रही। शिवाक्ष उसका हाथ पकड़े उसे पूल से बाहर ले गया। सर्वेंट जल्दी से दोनों के लिए टॉवल ले आया। अंजलि ने टॉवल ओढ़ा और जल्दी से अंदर चली गई। शिवाक्ष ने गुस्से से सर्वेंट की ओर देखा और बोला, किसकी जिम्मेदारी थी ये डॉग? तभी एक सर्वेंट डरते हुए आगे आई और बोली, सॉरी सर, वो मैं यहाँ पर वॉक कर रही थी लेकिन मैडम को देखकर ये मेरे हाथ से छूटकर उनके पीछे भाग गया। शिवाक्ष ने एक नज़र उस सर्वेंट पर डाली और बोला, जब तुम्हें पता है कि ये अनजान लोगों के आने पर उन्हें काटने दौड़ता है तो तुम इसे टहला क्यों रही थी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मैं किसी को साथ लेकर यहाँ आया हूँ? शिवाक्ष ने कहा तो सर्वेंट सिर झुकाकर बोली, आगे से नहीं होगा सर। आगे से करने के लिए तुम यहाँ रहोगी भी नहीं। यू आर फायर्ड। मुझे यहाँ लापरवाह लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, बोलकर शिवाक्ष वहाँ से जाने लगा। सर्वेंट परेशान होकर मिन्नतें करते हुए बोली, सॉरी सर, आपसे सच में नहीं होगा, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए। शिवाक्ष ने उसकी बात को नहीं सुना और वहाँ से जल्दी से निकल गया। सर्वेंट बेचारा सा मुंह बनाए वहीं खड़ी रही। दूसरी सर्वेंट उस सर्वेंट के पास आई और बोली, ये तुमने क्या किया माया? एक गलती की वजह से इतनी अच्छी डॉग से हाथ धो बैठी। अरे क्या ज़रूरत थी उस लड़की के आने पर डॉग को वॉक करवाने की? और देखा मैंने, तुमने जानबूझकर डॉग को उसके पीछे छोड़ा था। माया ने दबी हुई सी आवाज़ में कहा, अरे मुझे क्या पता था कि उस लड़की की वजह से सर जॉब से निकाल देंगे। पहले भी तो एक बार ये अपने दोस्तों के साथ आए थे और उस वक्त भी एक लड़की श्वेता के पीछे मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस बार भी मैं थोड़े मज़े लेना चाहती थी, पर ऐसा कुछ होगा मुझे नहीं पता था। तभी एक मेल सर्वेंट बोला, तुम उसको क्या सोचकर परेशान कर रही थी? क्या लगती है वो तुम्हारी जो तुमने उसे परेशान किया? अब निकल गई ना जॉब से। शिवाक्ष सर का गुस्सा सब जानते हैं, एक तुम ही हो जिनमें उनका गुस्सा नहीं देखा। उनके आने की खबर सुनकर ही हमने तुम्हें बता दिया था, लेकिन उसके बाद भी तुमने इस तरह की हरकत की तो अब अंजाम भी तुम ही भुगतोगी। इससे पहले कि वो तुम्हें यहाँ रहने देने के लिए हमें भी यहाँ से निकाल दें, तुम यहाँ से निकल जाओ, बोलकर सर्वेंट चला गया। दूसरी सर्वेंट भी उसके पास से चली गई। माया ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, शिट शिट शिट, गया ये भी हाथ से। पता नहीं सब अपने आप को क्या समझते हैं। एक लड़की के पीछे कुत्ता छोड़ने की वजह से जॉब से कौन निकालता है? अब इतनी आराम की कुत्ते को घुमाने की जॉब छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी? बोलते हुए माया गुस्से से तिलमिला रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने स्क्रीन की ओर देखा तो राजीव लिखा हुआ आ रहा था। माया ने अपने गले की टाई को ढीला किया और बोली, अब मेरे पैसों का बस एक यही सोर्स है। वैसे तो इसके रहते मुझे यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इतने आराम के काम में कोई खराबी भी नहीं थी। पर अब लगता है कि वापस से हिमाचल में जाकर ही रहना पड़ेगा। बोलते हुए उसने फ़ोन उठाया और बोली, हेलो बेबी, कहकर वो फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से निकल गई। इधर अंजलि ने अपने कपड़े बदले और बालों को सुखाने लगी। शीशे में देखते हुए शिवाक्ष का बाल खोलना उसे याद आ गया। शिवाक्ष भी कपड़े बदल कर आया और अंजलि के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। अंजलि शीशे में खुद को देखते हुए बोली, क्या सच में बंदरिया लगती हूँ? बोलते हुए अंजलि गोल गोल घूमकर खुद को देखने लगी। शिवाक्ष मुस्कुराया और अंदर आते हुए बोला, मैं 2 घंटों में वापस आ जाऊँगा, तैयार रहना। खाना खाना होगा तो बोल देना, जो कहोगी बन जाएगा, बोलकर शिवाक्ष वापस से बाहर जाने लगा।
अंजलि ने पूछा। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही और बंदरिया जैसी दिखती हूँ? शिवांश रुका और पीछे मुड़कर उसके बालों में लगी बटरफ्लाई क्लिप को देखते हुए बोला, क्लिप अच्छा है, एकदम पहनने वाले की तरह प्यारा। बोलकर शिवांश ने कोट सही किया और वहाँ से बाहर निकल गया। अंजलि खोई हुई सी उसे देखने लगी, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से बैल्कनी में आई और शिवांश की गाड़ी को जाते हुए देखने लगी। शिवांश ने भी बैल्कनी की ओर देखा तो वहाँ पर अंजलि को देखकर मुस्कुरा दिया, फिर निकल गया। एक बड़ी सी कंपनी में मीटिंग रूम में 8 से 10 लोग बैठे थे। कमरे में अंधेरा था और सामने प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन चल रही थी। शिवांश चेयर पर लीन होकर बैठा था और बोरियत से प्रेजेंटेशन को देखे जा रहा था। प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो रूम की लाइट जल गई। सामने प्रेजेंटेशन दे रहा आदमी प्रेजेंटेशन के खत्म होने पर बोला, तो ये है हमारा प्रोजेक्ट प्लान, इसी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में काम किया जाएगा और क्रेडिट और पेमेंट रिलेटेड स्ट्रक्चर्स भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। शिवांश के बगल में बैठा अक्षत बोला, रियली? जो पेमेंट स्ट्रक्चर को करियर अपॉर्चुनिटी आप ऑफ़र कर रहे हैं उसमें कहीं भी फ्रेशर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा, और ऊपर से आप लोग जो प्रॉफिट शेयर देने की बात कर रहे हैं वो भी बहुत कम है, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट साइन करने के बाद अगले 5 साल तक सिर्फ आप लोगों के साथ ही काम करना होगा। ये किस तरह का प्रपोज़ल है? प्रेजेंटेशन दे रहे आदमी ने सबसे सेंटर वाली चेयर पर बैठे आदमी की ओर देखा और बोला, ग्रोवर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो आदमी अपना कोट सही करते हुए खड़ा हुआ और रौबदार आवाज़ में बोला, मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूँ। आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, काफ़ी कुछ इन्वेंट हो चुका है और बहुत कुछ अभी हो रहा है। बहुत सी कंपनीज इसी फील्ड में आना चाहती हैं और ऐसे हर किसी का इस फील्ड में आना आसान नहीं है। बहुत कंपटीशन है। एक फ्रेशर के हिसाब से इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। बोलते हुए वो आदमी आंखों में गुरूर भरे हुए था। तभी दूसरा आदमी खड़े होते हुए बोला, मुझे तो ये डील काफ़ी अच्छी लगी। मैं इसमें अपने आइडियाज़ देना चाहता हूँ और इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद लग रहा है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा जाएगा और प्रॉफिट शेयर भी काफ़ी अच्छा है। बोलते हुए उसने ग्रोवर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। ग्रोवर ने उसके हाथ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और बोला, खुराना, मैं भी जानता हूँ कि मेरा दिया प्रपोज़ल अच्छा है और जिसे इसमें कमी नज़र आ रही है उन्हें बिजनेस वर्ल्ड की कोई समझ नहीं है। बोलते हुए वो अक्षत की ओर देखने लगा। अक्षत ने उसे देखते हुए सिर हिला दिया और मन में बोला, मुझे नहीं लगता कि शिवांश भी इस तरह का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगा। सोचते हुए वो शिवांश की ओर देखने लगा। खुराना ने देखा कि ग्रोवर ने उससे हाथ नहीं मिलाया तो उसने अपना हाथ वापस पीछे ले लिया। प्रेजेंटेशन दे रहे आदमी बोला, सो मिस्टर शिवांश, ये डील आपके लिए बहुत अच्छी है। एक फ्रेशर के लिए इससे अच्छी डील और करियर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। शिवांश खड़ा होते हुए बोला, एग्जैक्टली, इससे अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगी। अक्षत ने सुना तो हैरानी से शिवांश को देखने लगा। शिवांश ने ग्रोवर की ओर देखा और आगे बोला, इससे अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगी अगर मुझे अपने करियर को पूरी तरह से बर्बाद करना हो तो। ग्रोवर ने सुना तो उसके चेहरे के भाव गहरे हो गए। वो आंखें छोटी करते हुए घूरकर शिवांश को देखने लगा। अभी तक उसके चेहरे पर जो रौब, रुतबा और घमंड भरा था उसकी जगह अब गुस्से ने ले ली थी। तभी खुराना बोला, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने ग्रोवर इंडस्ट्रीज़ का नाम नहीं सुना? ग्रोवर इंडस्ट्रीज़ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से है। यहाँ तक कि टॉप 10 में भी 8वें नंबर पर इनका नाम आता है, और तुम इनके इतने अच्छे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की बजाय उसकी बुराइयाँ कर रहे हो। शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नाम तो मैंने भी बहुत सुना है और इसीलिए मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझ आया कि जो मैं सोच कर आया था वैसा तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहीं सुना था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, और आज मैंने उसका साक्षात नमूना भी देख लिया। अक्षत को उसकी बात पर हंसी आ गई, लेकिन उसने मुंह पर हाथ रख लिया और पानी पीने लगा। शिवांश ने कोट का बटन लगाया और वहाँ से बाहर जाते हुए बोला, आई एम नॉट इन दिस प्रोजेक्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सभी ग्रोवर बोला, एक फ्रेशर के हिसाब से इससे अच्छी डील और क्या हो सकती है? जो इंसान अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ वो हमारी डील को बेकार कह रहा है। अरे तुम्हारे लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्रोवर इंडस्ट्रीज़
अहरे गहरे लोगों को अपने साथ काम करने का मौका नहीं देती, और यहाँ एक अहरा गहरा फ्रेशर हमारे प्रपोजल को ठुकरा कर जा रहा है। शिवाक्ष ने सुना तो उसके कदम ठहर गए। शिवाक्ष गहरी सांस लेकर बोला, ग्रोवर इंडस्ट्रीज़ का पता नहीं, लेकिन शिवाक्ष राजवंश ऐरी गैरी डील्स को साइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा 1 महीने का काम तुम्हारे पूरे 5 साल के पैकेज से ज़्यादा कमाने का हुनर रखता है। तो अहरा गहरा कौन है, ये बात अभी ना ही बोलो तो अच्छा होगा। ग्रोवर ने गुस्से से मुट्ठियाँ कस लीं और बोला, कौन कितना काबिल है ये तो कुछ ही सालों में पता चल जाएगा। कुछ साल नहीं मिस्टर ग्रोवर, मैं कुछ ही महीनों में तुम्हें ये बता दूंगा, शिवाक्ष ने विश्वास से कहा। खुराना बोला, मुझे पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल लगे इन लोगों के साथ काम मिलने का मौका ढूंढने में, पर तुम तो एक फ्रेशर हो, तुम्हें तो कोई तजुर्बा भी नहीं। तुम्हारी ये हरकत आगे चलकर तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या सोच कर बुलाया होगा। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुमने छोड़ दी, इससे समझ आता है कि तुम्हारी इस काम को लेकर समझ कितनी है। शिवाक्स बोला, बिजनेस वर्ल्ड में 10 साल के होने के बावजूद भी तुम्हें अब इस मीटिंग में बुलाया गया, पर मुझे तो बिजनेस वर्ल्ड में एंटर करने से पहले ही बुला लिया। तो इस बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन कितना काबिल है यहाँ आने के लिए। और जहाँ तक बात रही मेरी समझ की, तो मुझे नहीं लगता कि बिज़नेस में आते ही इस डील को क्रैक करने से ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो सकती है, पर शायद तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से ये सही होगी। सो गो अहेड, बोलकर शिवाक्ष बड़े बड़े कदम लेकर बाहर निकल गया। ग्रोवर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बस शिवाक्ष को घूरते हुए जाता देखता रहा। अक्षत अपनी चेयर से उठा और खुराना के पास आकर बोला, शिवाक्ष राजवंश को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, वो कितना समझदार है, ये बात तुम यहाँ खड़े लोगों से पूछ सकते हो। और तुम्हें यहाँ पर इतना लेट क्यों बुलाया गया, इस बात का नमूना तुम अभी दे चुके हो। कहते हुए अक्षत भी वहाँ से बाहर चला गया। ग्रोवर ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और बोला, मैं भी देखता हूँ कि मेरी डील ठुकरा कर तुम कितना आगे जाते हो शिवाक्ष राजवंश। बोलकर वो भी वहाँ से निकल गया। उसका मैनेजर भी उसके पीछे बाहर जाने लगा तो खुराना उसे रोकते हुए बोला, मैनेजर साहब, क्या आप इस लड़के के बारे में कुछ बता सकते हैं। मैनेजर ने गहरी सांस ली और बोला, ये राजवंश कॉरपोरेशन के मालिक दीक्षित राजवंश का बेटा है। अपने गोल्ड के बिजनेस से हटकर ये आईटी सेक्टर में आना चाहता है, क्योंकि ऐसा सुना गया है कि अपने डैड से इसकी नहीं बनती और उनके काम में भी ये नहीं जाना चाहता। बोलकर मैनेजर वहाँ से बाहर निकल गया। खुराना ने सिर हिलाया और बोला, कुछ भी कहो, लेकिन एटीट्यूड तो बिल्कुल अपने बाप के जैसा रखता है। बोलते हुए वो भी वहाँ से बाहर निकल गया। शिवाक्ष कंपनी से बाहर आया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसके पीछे अक्षत भी बाहर आ गया और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। शिवाक्ष ने गाड़ी चला दी। अक्षत बोला, मुझे पता ही था कि वो डील तेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं थी, और मैं ये भी जानता था कि तू इनकार ही करने वाला है। शिवाक्ष ने सुना तो मुस्कुरा दिया और बोला, इस तरह की डील्स का क्या फ़ायदा अक्षत, जिसमें सारा क्रेडिट और प्रॉफिट ये ग्रोवर ही ले जाए। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है तो मेरे आइडियाज़ इसके सबसे अच्छे प्रोडक्ट से भी अच्छे हैं, और इस तरह की डील में अपने आइडिया देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अक्षत ने सिर हिला दिया और बोला, वैसे अब तू भी वापस हिमाचल ही जा रहा है ना। शिवाक्ष ने सिर हिला दिया। अक्षत बोला, तो ठीक है, साथ ही चलते हैं। शिवाक्ष ने ना में सिर हिलाया और बोला, तू जैसे आया था तू वैसे ही जाएगा, फ्लाइट से। अक्षत ने उसे घूरा और बोला, और वो क्यों, मैं तेरे साथ क्यों नहीं जा सकता। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू मेरे साथ चले, शिवाक्ष ने कहा तो अक्षत शरारत से बोला, हाँ हाँ, अब तो मुझे क्यों ही चाहेगा, अब तो तुझे कोई और मिल गई है जिसे तू चाहना चाहता है, और उसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए तू फ्लाइट छोड़कर गाड़ी से यहाँ आया है। शिवाक्ष ने कुछ जवाब नहीं दिया और गाड़ी को एयरपोर्ट की ओर घुमा दिया। अक्षत बोला, वैसे मामला इतना आगे बढ़ गया क्या, तू उसके साथ घूमने लगा है और वो तेरे साथ इतनी दूर तक आ भी गई, मतलब दोनों तरफ से बराबर काम चल रहा है। शिवाक्ष ने उसे घूरा और बोला, तू ये छोड़ और अपने पैर निकाल कर घर निकल। बोलते हुए उसने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अक्षत ने बाहर देखा और फिर गाड़ी से उतर गया। शिवाक्ष गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। शिवाक्ष वापस अपने फार्म हाउस पहुंचा तो अंजलि
वहीं पर खड़ी दिख गई, मानो उसके वापस आने का ही इंतज़ार कर रही हो। शिवाक्ष गाड़ी से उतरा तो सर्वेंट्स ने उसका और अंजलि का सामान गाड़ी में रख दिया। शिवाक्ष उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसके बालों में लगाई जूड़ा पिन निकाल दी। अंजलि के बाल बिखर गए। अंजलि ने कुछ पल उसे देखा और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? जूड़ा पिन क्यों निकाल दी? बाल बिखर गए ना? आप बार बार चेहरे पर आकर परेशान करेंगे। लाइए, इसे वापस कीजिए। बोलते हुए अंजलि ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शिवाक्ष ने जूड़ा पिन अपनी जेब में डाली और बोला, इसकी ज़्यादा ज़रूरत मुझे है। अंजलि ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखा और पूछा, आपको भला इसकी क्या ज़रूरत? आपके बाल थोड़ी इतने लंबे हैं कि उसमें जूड़ा पिन लगाई जाए। शिवाक्ष ने अपने पैंट की जेब की ओर इशारा करते हुए कहा, वो क्या है ना, मुझे मेरी जेब थोड़ी खाली खाली सी लग रही है, इसीलिए मैंने इसे जेब में रख लिया। उसकी बात सुनकर अंजलि हैरानी से उसे देखते हुए बोली, कुछ खाली खाली नहीं लग रहा आपको, आपको बस मुझे परेशान करना है। बोलकर अंजलि ने नाक चढ़ा ली। शिवाक्ष ने सिर हिलाया और बोला, अब जो आप समझे मिस आर्या, अब वापस हिमाचल चलें। बोलते हुए शिवाक्ष ने उसे गाड़ी की ओर चलने का इशारा किया तो अंजलि गाड़ी की ओर चल दी। शिवाक्ष भी उसके साथ साथ चल दिया। दोनों गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। अंजलि गाड़ी से बाहर देखते हुए मुंह बनाकर बैठी थी। गाड़ी का शीशा खुला था, जिसे शिवाक्ष बंद भी नहीं कर रहा था, और अंजलि के बाल बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे। जब काफ़ी देर तक अंजलि शांत बैठी रही तो शिवाक्ष बोला, तुम्हारे साथ होते हुए इतनी शांति होगी, मैंने सोचा नहीं था। अंजलि कुछ नहीं बोली। शिवाक्ष ने एक झलक उसे देखा और बोला, कुछ नहीं बोलोगी क्या? अंजलि ने ना में सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने प्यार से कहा, कुछ तो कह दीजिए मिस आर्या। अगर आप कुछ नहीं कहेंगी और ऐसे ही बैठी रहेंगी तो हमारा सफ़र कैसे कटेगा? ऐसी सज़ा मुझे मत दीजिए ना। अंजलि ने घूर कर उसे देखा और बोली, आप मेरी नकल कर रहे हैं ना? शिवाक्ष हंसते हुए बोला, वाह, आपको समझ आ ही गया तो अच्छी बात है, और काम से काम, अब मुंह तो खोला, वो और भी अच्छी बात है। अभी बोलती रहो, चुप मत बैठो, मुझे इस तरह का सन्नाटा पसंद नहीं है। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा और नाराज़गी से बोली, क्या फ़ायदा है मेरे कुछ भी बोलने का? कितने वक्त से आपसे एक ही सवाल किए जा रही हूँ, लेकिन आपने उसका एक बार भी ढंग से जवाब नहीं दिया। शिवाक्ष ने उसे मुंह लटकाए हुए देखा तो पूछा, कौन सा सवाल? अंजलि ने तपाक से कहा, यही कि आप मुझे ही अपने साथ क्यों लाए? अगर आपको बोर होने से बचना था तो आप अपने दोस्तों को भी तो ला सकते थे ना। और जहाँ तक रही मुझे अपना सर्वेंट बनाकर साथ ले जाने वाली बात, तो आपने वहाँ पर मुझे सर्वेंट वाला कोई काम भी नहीं करवाया, तो आखिर आप मुझे अपने साथ ले क्यों गए थे? पूछते हुए अंजलि जवाब की उम्मीद लगाए उसकी ओर देखने लगी। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और फिर गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा करके ब्रेक लगा दिया। अंजलि उसकी ओर देखने लगी। शिवाक्ष गाड़ी से बाहर उतरा और अंजलि की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे भी बाहर निकाल दिया। शिवाक्ष ने उसे गाड़ी के सहारे टिकाया और उसके दोनों ओर अपने हाथ गाड़ी पर रख दिए। फिर एकटक उसके चेहरे को देखते हुए बोला, जानना चाहती हो कि तुम्हें साथ क्यों लाया था? अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने उसके चेहरे पर आ रही जुल्फ़ों को हटाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें इनमें से किसी भी वजह से साथ नहीं लाया। ना मैं तुम्हें मन बहलाने के लिए साथ लाया और ना ही तुमसे काम करवाने के लिए साथ लाया। मैं तुम्हें साथ लाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम वहाँ रहो। और वो प्रवीण। शिवाक्ष ने इतना कहा ही था कि तभी एक जीप उनके बगल से गुजरने लगी और उसमें बैठे हुए लड़के हूटिंग करने लगे। एक लड़का उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अरे हमें भी इतना पास आने का मौका दो, जुल्फ़ें तो हम भी हटा लेंगे। शिवाक्ष ने सुना तो गुस्से से उस लड़के को देखने लगा। जीप वहीं रुक गई। शिवाक्ष अंजलि से दूर हटा और जीप की ओर देखते हुए बोला, आओ ना, मैं नज़दीकियाँ देता हूँ। लड़के जीप से उतर गए और अंजलि की तरफ देखने लगे। तभी वही लड़का फिर से बोला, अरे तुझसे नज़दीकियाँ नहीं चाहिए भाई, लड़की को भेजता है तो बोल, अब मुझे तो उसकी जुल्फ़ों से खेलना है। शिवाक्ष ने गुस्से से मुट्ठी बना ली और उनकी ओर जाते हुए बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अंजलि ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, शिवाक्ष चलिए, उनसे उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है। शिवाक्ष ने अंजलि को देखा और बोला, गाड़ी में बैठो अंजलि। अंजलि उन्हें उन लड़कों की तरफ देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोली, शिवाक्ष
ये लोग 5 हैं और हम लोग सिर्फ 2। आप चलिए, इनसे फालतू में मत उलझिए। शिवाक्ष ने उसके चेहरे पर आती जुल्फ़ों को कान के पीछे किया और बोला, 5 हों या 500, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात अच्छे से सुन लो और समझ भी लो शुतुरमुर्ग, इन जुल्फ़ों को पीछे करने का हक अब से सिर्फ मेरा है, और अगर कोई तुम्हारे बारे में सोचेगा या कुछ भी बोलेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अंजलि ने सुना तो वो बिल्कुल चुप हो गई। शिवाक्ष उस पर अपना हक जता रहा था। अंजलि को उससे अपनेपन का एहसास हो आया। तभी उनमें से एक लड़का चिल्लाते हुए बोला, अरे क्यों रोक रही हो जाने मन, लड़ लेने दो ना। लड़कर हारेगा तो बेचारे को दुख नहीं होगा कि तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की। वैसे भी लड़े ना लड़े, तुम्हें तो अब हमारे पास ही आना है। शिवाक्ष ने उसकी बात सुनकर मुट्ठी कस ली। अंजलि ने सुना तो कसकर शिवाक्ष का हाथ पकड़ा और बोली, मिस्टर राजवंश प्लीज़ चलिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप क्यों जिद कर रहे हैं इनसे लड़ने की। शिवाक्ष ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और अपना कोट उतार कर उसे देते हुए अपनी शर्ट की स्लीव्स चढ़ाते हुए बोला, मैंने कहा ना अंजलि, इनकी बदतमीज़ी का जवाब मैं इन्हें ज़रूर दूंगा। मत जाइए शिवाक्ष, बोलकर अंजलि ने फिर से उसे रोका। शिवाक्ष ने उसकी आंखों में देखा और बोला, वो लोग तुम्हें छेड़ रहे हैं, तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और तुम कह रही हो कि मैं उन्हें छोड़ दूँ। अंजलि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप भी तो छेड़ते हैं ना शिवाक्ष, अभी आप छोड़िए इन्हें और चलिए। मेरा छेड़ना तुम्हें इन लोगों की तरह लगता है क्या, पूछते हुए शिवाक्ष आंखें छोटी करके हैरानी से उसे देखने लगा। अंजलि लगभग रुआंसा हुई आवाज़ में बोली, नहीं लगता है शिवाक्ष, पर आप अभी चलिए ना प्लीज़। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा चलो गाड़ी में बैठो, बोलकर शिवाक्ष उन लोगों को देखने लगा। अंजलि जल्दी से गाड़ी में बैठने लगी तो सामने से लड़का बोला, अरे अभी कहाँ चल दी, ज़रा जुल्फ़ों पर हाथ तो फेरने दो, ज़रा चेहरे को छूने तो दो, ज़रा थोड़ी नज़दीकियाँ तो आने दो, ऐसे कैसे हमारे दिल को सुकून मिलेगा। बोलकर वो लड़का हंस दिया। शिवाक्ष ने अंजलि के लिए दरवाज़ा खोला और बोला, बैठो ना, आप क्यों रुक गई, जल्दी बैठो। शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि अंदर बैठ गई। शिवाक्ष सामने खड़े लड़कों को घूरने लगा। उसने मुट्ठी कस ली तो उसके हाथों में नसें उभर आईं।